नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस ख़ास पेशकश में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे वर्सटाइल कलाकार से कराने जा रहे हैं जिनके हुनर के कई डायमेंशंस हैं, कई आयाम हैं। वो अदब की नगरी लखनऊ से आते हैं। तो हमारे साथ जो कलाकार हैं वो बहुत अच्छे राइटर हैं। कई फिल्मों की पटकथा उनकी कलम से आगे बढ़ी है और बहुत मकबूल रही है, बहुत कामयाब हुई है, और उतने ही अच्छे वो कलाकार हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे आपको रायपुर ले चलता हूँ और मिलवाता हूँ अतुल तिवारी जी से। अतुल जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका बंसल न्यूज़ पर। जी नमस्कार। नमस्कार शरद जी। जी जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मैं आज जुड़ पाया हूँ बंसल न्यूज़ के ज़रिए, जी और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए। मुझे भी सर यही फीलिंग है। और मैंने बहुत छोटा छोटा सा आपके कुछ झलकों को जहाँ भी देखा, मैं कभी उसको भूल नहीं पाया। और एक बहुत बड़े कलाकार की अदायगी का यही सबसे बड़ा पहलू होता है कि भले ही उसकी एक छोटी सी ग्लिम्सेस, एक झलक हमें स्क्रीन पर नज़र आए, लेकिन हम जब बाहर निकलें तो हमें वो चीज़ कौंधती रहे, और आपके साथ ये चीज़ हमें मिलती है। मैं थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि लखनऊ से ये जो सफ़र शुरू हुआ, तो इसके पीछे प्रेरणा जाहिर तौर पर कोई ना कोई रही होगी। और चाहे हम जर्नलिस्ट हों या आप कलाकार हों, हम लोगों को इनिशियली कोई बहुत प्रमोट करने वाला सेगमेंट मिलता नहीं है, माफ़ कीजिएगा, चाहे वो घर हो चाहे वो सोसाइटी हो। तो आपके रास्ते में क्या आप भाग्यशाली रहे कि घर से भी बड़ा सपोर्ट मिला, दोस्तों से भी, सोसाइटी से भी? थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में हमें बताएं। जी शरद जी, मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा हूँ कई वजहों से। उसमें पहली वजह तो ये थी कि जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी राजनीतिक ही थे, और राजनीतिक कार्यों से अक्सर वो या तो शहर के बाहर रहते थे या जेलों में रहते थे। हो और मेरी माँ एक बहुत ही बिजी डॉक्टर थी जी, गायनेकोलॉजिस्ट थी। और मैं जब 6-7 साल का था तो आई एम श्योर कि बहुत शैतान रहा होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत शैतानी अभी तो बाकी है मुझ में, तो इसलिए उस समय ज़्यादा ही शैतान रहा होगा। तो सवाल ये था कि शैतान बच्चे का वो माँ क्या करे जिसको कि दिन रात 24 घंटे मरीज़ देखने जाना है। जी, बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट, उन दिनों डिलीवरीज घर में ही होती थी, अगर आपको याद हो। वेरी ट्रू। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 60s। जी जी। तो इत्तेफाकन जहाँ हम लखनऊ में रहते थे, विधानसभा मार्ग पे, उसके ठीक बगल में ही आकाशवाणी लखनऊ था जी। और वहाँ पे इत्तेफाकन एक ऐसा कार्यक्रम था जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग चलती रहती थी म्यूज़िक में। तो मेरी माँ को जब भी डिलीवरी कराने जाना होता था कहीं दिन रात, तो वो मुझे ले करके रेडियो स्टेशन में छोड़ देती, तुम यहाँ जाओ, जाके गाना गाओ। तो मैं जाकर ट्रेनिंग लेता था रेडियो में। और वहीं रेडियो में ट्रेनिंग लेते लेते 9 साल की उम्र में मेरा रेडियो में ऑडिशन हो गया और मैं बी क्लास में गाने गाने लगा। इसी तरह 10 साल में मैंने ड्रामा रेडियो के साथ करना शुरू कर दिया जी। अब जब ड्रामा कर रहा था, उन दिनों बड़े अच्छे अच्छे हिदायतकार लखनऊ रेडियो से जुड़े हुए थे, चाहे वो उर्मिल कुमार थपलियाल जी हों, चाहे वो जयदेव शर्मा कमल जी हों, चाहे वो जीत जरधारी जी हों। ये सब उन दिनों आकाशवाणी में बहुत पढ़े लिखे लोग काम करते थे। लखनऊ रेडियो में तो हमारे अमृतलाल वर्मा जी जैसे लोगों ने, अमृतलाल नागर जी जैसे लोगों ने भी काम किया। तो उन्हीं के साथ जुड़ने का मुझे इस 9-10 साल की उम्र से मौका मिल गया। और उन्हीं के साथ अभिनय, उन्हीं के साथ निर्देशन, उन्हीं के साथ लेखन, ये तीनों चीज़ें मैंने 11-12 साल की उम्र तक शुरू कर दी थी। और इसलिए जब तक मैं 14 साल का हुआ और हाई स्कूल गया, तो मैं मन बना चुका था कि मैंने सुना है कि दिल्ली में कोई चीज़ है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ मुझे जाना है। और जब भी पहली फुर्सत मिली तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फॉर्म भर दिया और कहा कि यही मेरा करियर होगा। मेरी डॉक्टर माँ को ये बिल्कुल नहीं पसंद आया, तो उनसे मेरा बड़ा झगड़ा हुआ, साल भर तक बातचीत बंद रही, अबोला हो गया। लेकिन फिर माँ तो माँ होती है, माँ मान ही जाती है थोड़े दिनों में। इस तरह मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुँचा। और उसके पहले लखनऊ में मुझे बहुत अच्छे एक उस्ताद मिले जिनका नाम है प्रोफेसर राज बिसारिया, जो बहुत से हिंदुस्तानी शहरों की तरह अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में पढ़ाया करते थे। और अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट के टीचरों का बड़ा भारी अभिधान है भारत के नाटक संसार को आगे बढ़ाने में। कहीं भी आप देख लें, चाहे इलाहाबाद में देख लें, लखनऊ में देख लें, दिल्ली में देख लें, जहाँ भी आप देखेंगे। अब अगर दिल्ली के नामों की बात करें तो बच्चन जी, मैं बड़े बच्चन जी की बात कर रहा हूँ, वो भी अंग्रेजी पढ़ाते थे और ड्रामा किया करते थे, ड्रामा लिखा करते थे, शेक्सपियर को अनुवाद करते थे।
जिसमें अमिताभ जी और उनकी पत्नी तेजी जी भी काम करती थी। तो उसी तरह लखनऊ में भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राज बिसारिया ने मुझे बाकायदा थिएटर की ट्रेनिंग, तरबियत देनी शुरू की, और वहाँ से मुझे पता था कि हाँ, थिएटर ऐसी चीज़ है जो आपको बाकायदा सीखनी चाहिए। जैसे आप मेडिसिन सीखते हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग सीखते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कलाकार तो जन्मजात होते हैं। जन्मजात तो हम सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती, जब तक उसको एक गढ़ने वाला नहीं मिलता, जब तक उसको अच्छा से एक कुम्हार नहीं मिलता, तब तक वो मिट्टी ही रहती है, कोई खूबसूरत सुराही नहीं बन पाती। बिल्कुल सही कहा। इसी तरह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया, फिर जर्मनी गया आगे पढ़ाई करने के लिए जी। एंड रेस्ट ऑफ हिस्ट्री। हिंदुस्तान के गांव-गांव में घूम के थिएटर करता रहा, लिखता रहा थिएटर के लिए। वहाँ से फिल्म लेखन के चांसेस मिले, बम्बई चला गया, लिखने लगा। और मुझे हरिशंकर परसाई और शरद जोशी याद आते हैं, जो हमेशा कहते थे कि हंस वही सकता है जो व्यंग्य की शुरुआत खुद से करता है। और आपके संस्कार, जैसा आपने खुद हमें बताया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिसारिया साहब हों या आपकी माता जी हों, जिनको हम प्रणाम करते हैं, जो एक लीडिंग गायनकोलॉजिस्ट लखनऊ की रहीं। आप अर्ली 80s में, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अर्ली 80s में आपका दाखिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ। ये वो दौर था जब बड़े हीरे वहाँ, बिल्कुल 80 में ही मेरा दाखिला हुआ था। वाह वाह वाह। तो इब्राहिम अलका जी जैसे बेहतरीन बहुत से हीरे निकल चुके थे। जी जी, बेहतरीन डायरेक्टर्स जो एनएसडी को जिन्होंने नर्चर किया, जिन्होंने आगे बढ़ाया, कैसे याद करते हैं आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के उन दिनों के? मेरे ख्याल से आपके साथ के कई बड़े नामचीन चेहरे जिन्होंने बहुत शोहरत और मकबूलियत हासिल की, वो आपके साथ रहे होंगे। थोड़ा उनके बारे में भी मैं बताइए। बीवी कारन जी के समय का प्रोडक्ट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। और बीवी कारन जी ने जब एनएसडी छोड़ा और भोपाल आए, तो उनके साथ साथ मुझे भी भारत भवन आके कई वर्षों भोपाल में काम करने का मौका मिला था, और तब से अब तक मैं भोपाल से जुड़ा हुआ हूँ। वाह। लेकिन अलकाजी साहब के बनाए हुए जो हीरे थे, जो आपने बिल्कुल सच कहा, वो बहुत ही बड़े हीरे थे। चाहे वो आदरणीय सुरेखा सीकरी जी हों, जिनका अभी निधन हुआ इसी साल जी, या वो ओमपुरी साहब हों, जिनका निधन 2 साल हुए हुआ, या हमारे नसीरुद्दीन शाह साहब हों, या ओम शिवपुरी साहब हों, जो सबसे पहले व्यक्ति थे एनएसडी से बम्बई जाने वालों में से, या उनकी पत्नी हों सुधा शिवपुरी जी, जिनको हम लोगों ने बहुत से सीरीज़ में देखा है। और इसी तरह से तमाम लोग, चाहे वो पंकज कपूर हों, और चाहे वो रंजीत कपूर हों, चाहे वो अन्नू कपूर हों, ये सब लोग अलकाजी साहब के ज़माने के ही प्रोडक्ट्स थे। और अच्छी बात ये रही कि एनएसडी में डायरेक्टर्स बहुत बदलते रहे। अच्छी बात रही कि एनएसडी में बहुत से निज़ाम, सोचने के तरीके बदलते रहे हैं, लेकिन वो खेप अच्छे कलाकारों की नहीं रुकी है। तो कुछ मुझे लगता है एनएसडी की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है कि किसान बदल भी जाए तो भी वो फसल अच्छी आती है। वरना ऐसा कैसे होता कि जिसने कभी एक ज़माने में नसीरुद्दीन शाह जैसा एक्टर पैदा किया, वही बहुत बाद में इरफान खान को भी पैदा करे, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी पैदा करे, और पंकज त्रिपाठी को भी पैदा करे, और तमाम नाम आप लेते चले जाइए, जो कि आज के कलाकारों भी अगर आप नाम लेंगे तो वो भी एनएसडी से निकले हैं। भले निज़ाम एनएसडी का बदल गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि एनएसडी की ज़मीन में ही कुछ ऐसा है कि वहाँ जो बीज पड़ जाता है वो कुछ ना कुछ एक अच्छा फलदार दरख्त होके ही बाहर निकलता है। बहुत ही कम लोग होते हैं नसीरुद्दीन शाह जैसे, जो कि थिएटर में और फिल्मों में एक सही संतुलन बना के रख पाते हैं, और अभी तक रख पाए हैं। इसके लिए हैट्स ऑफ टू नसीरुद्दीन शाह साहब। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, वो सवाल ये है कि किसी भी अच्छे लीडिंग इंस्टीट्यूट से, वो चाहे पढ़ाई का इंस्टीट्यूट हो, चाहे एक्टिंग की पढ़ाई का इंस्टीट्यूट हो, चाहे लेखन की पढ़ाई का इंस्टीट्यूट हो, वो एक संस्कार भी देता है। और वो संस्कार ये देता है कि व्यक्ति वहाँ जाकर अपनी प्रतिभा को बेचने के लिए मंडी लगाकर नहीं बैठ जाता है। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए जितने भी आर्टिस्ट को देखा है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन के हों, उसमें मैं कह सकता हूँ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन मैंने फिर भी ये रेयर ही देखा है कि वहाँ से निकला हुआ व्यक्ति कहीं मंडी लगाकर बैठ गया हो अपनी प्रतिभा की। तो ये एक बड़ी बहुमूल्य संस्कार है, जिसकी आज देश को भी मुझे ज़रूरत है। इस पर एक टिप्पणी चाहूँगा आपकी। जी जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि एनएसडी से निकले हुए ज़्यादातर लोगों ने इस तरह की मंडी नहीं लगाई कि जो भी मिलेगा वो हम कर लेंगे, जो भी खरीदने आएगा हम उसके साथ चले जाएंगे।
हम तो बिकने के लिए बैठे हैं बाजार में और जो भी खरीदार आएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। ऐसा अधिकतर 99% लोगों ने नहीं किया है। कुछ लोगों को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा है कि भाई शुरू शुरू में आप आए, आपको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बम्बई एक बड़ा खर्चीला शहर है, बम्बई एक बड़ा बेरहम शहर है, बड़ा निर्मम शहर है, जहाँ रहने के लिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। यहाँ से प्रोड्यूसर के ऑफिस तक जाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक बात। भूख तो लगेगी ही, पेट आप अपना भोपाल में और लखनऊ में छोड़ के नहीं जा सकते, मुंबई साथ जाएगा ही पेट। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो कभी कुछ लोगों को तो मजबूरी में करना पड़ा है कुछ समय तक ऐसा काम कि कुछ भी कर लिया उन्होंने। बहुत कम एक आध नाम है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिन लोगों ने एक स्थान पाने के बाद भी फिर सोचा कि अब पैसे आ रहे हैं तो आने दो, बरस रहा है तो बरसने दो, और हम किसी के सामने भी अपनी झोली पसार लेंगे, पानी है ना आने दो उसको, वो अच्छा पानी है कि बुरा पानी है, उन लोगों ने नहीं सोचा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 300-400 फिल्में भी की हैं इसी तरह से, बाद में उन्होंने शायद सोचना ही बंद कर दिया कि हम कौन सी फिल्म कर रहे हैं, बस फिल्म होनी चाहिए और उसका पेमेंट अच्छा आना चाहिए और बस हम करेंगे। बस जी जी। तो ये थोड़ा सा एक जो कहते हैं कि गुण गाहक के लिए आपको रुकना चाहिए, गुण ग्राहक के लिए आपको रुकना चाहिए, वो बहुत से लोगों ने, पर लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, बड़ी मिनिस्क्यूल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि नहीं 100% ऐसा है तो दुनिया में 100% कुछ भी नहीं होता है, और ना इसमें ऐसा 100% हुआ। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि एनएसडी के लोगों ने अपने आप को बाजार में खड़ा नहीं कर दिया कि कोई भी आए और हमको खरीद के ले जाए। बिल्कुल। और मुझे वो गज़ल याद आती है जिसको मैंने कभी सहगल साहब की आवाज़ में भी सुना है और बाद में भी सुना है कि बाज़ार से निकला हूँ तलबगार नहीं हूँ। बड़ी खूबसूरत बात है ये। मुझे खरीदार नहीं, जी खरीदार नहीं। ये मुझे ज़रा बताइए कि आप म्यूज़ियम भी बनाते हैं, ये इस चीज़ पर मैं चौंका जब मैंने आपके व्यक्तित्व के इस पक्ष को देखा, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प पहलू है आपकी पर्सनैलिटी का और एक कलाकार के आयाम का भी। आपकी जिंदा दिली, आपका अभिनय, आपका लेखन, ये सब तो काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये म्यूज़ियम कैसे बनाते हैं, ये शौक़ कहाँ से भीतर डेवलप हुआ? अब क्या है कि इसमें दो चीज़ें हैं। जी। जो मेरा मानना है कि आप कितने अच्छे भी सर्फर हों, समुद्र में जो लोग बोट पे चलते हैं ना लहर के साथ में, आप कितने अच्छे भी सर्फर हों, लेकिन अगर लहर नहीं आएगी तो दुनिया का बड़ा से बड़ा सर्फर चैंपियन भी नहीं चल सकता है। उसके लिए लहर का तेज आना जरूरी है, तभी सर्फर जो है वो कई घंटे तक उस पर लहरों के ऊपर चल सकता है। तो ये कहना कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा सर्फर हूँ और म्यूजियम मेकर हूँ, तो जब तक लहर नहीं आएगी तब तक मैं काहे का सर्फर हूँ, और जब तक लहर नहीं आएगी तब तक मैं काहे का म्यूजियम मेकर हूँ। जिस तरह के म्यूजियम मैं बनाता हूँ और जिस तरह के म्यूजियम आज बन रहे हैं और जिस तरह के म्यूजियम शायद और बनेंगे और बनने चाहिए, तो आजकल म्यूजियम का माहौल और मौसम भी बदल गया है, म्यूजियम की लहर भी बदल गई है। अब म्यूजियम जो है केवल संग्रहालय नहीं है जहां आपने ऑब्जेक्ट नंबर 1 और 2 और 3 और 4 रख दिया कि हम अगर आज को बना रहे हैं तो पहले ज़माने में कुर्सी ऐसे होती थी, फिर सोफ़े ऐसे होने लगे बेत के बने हुए, फिर अब कपड़े वाले सोफ़े आ गए, उसके पहले तख़्त हुआ करता था, फिर लोग चौकी पे बैठते थे, फिर शायद पेड़ कटे हुए तने पे बैठ जाते होंगे, तो हम ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं वहाँ पे। अब क्या है, जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ अगर बात करूँ तो मैंने गांधीनगर में महात्मा गांधी पे एक बहुत बड़े म्यूज़ियम के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला जी, जिसका नाम है दांडी कुटीर। अगर आप कभी गांधीनगर जाएंगे तो वहाँ आप उस टेबल लैंप नुमा बिल्डिंग को बिना देखे आप रह ही नहीं सकते। उसके अंदर जो म्यूज़ियम महात्मा गांधी जी को लेकर उपस्थित है वो संसार का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है किसी भी व्यक्ति पे आधारित, और वो व्यक्ति है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के अगर हम सामान को जुटाने पे आएंगे तो महात्मा गांधी के पास 2 धोतियां थी, वो ऑलरेडी किसी म्यूजियम में रखी हैं। महात्मा गांधी के पास 2 चप्पलें थीं जो उन्होंने खुद बनाई थी, एक चोरी हो गई थी उनकी मौत के दिन, अब एक ही बची। महात्मा गांधी के पास 2 चश्मे थे, वो भी कहीं कहीं किसी म्यूजियम में रखे हुए हैं। महात्मा गांधी के पास 3-4 चरखे थे, वो रखे हुए हैं ऑलरेडी उनके अहमदाबाद के म्यूजियम में और दूसरे म्यूजियम में। तो अब महात्मा गांधी ने जिसने खुद कुछ नहीं जोड़ा, उनका कौन सा सामान मैं जोड़ के म्यूजियम में रख सकता हूँ? क्या बात है जी, नहीं रख सकता हूँ जी। जी। इसका मतलब अगर मुझे आपसे महात्मा गांधी के बारे में बात करनी है और आपको महात्मा गांधी की कथा सुनानी है तो उसमें मुझे कथा वाचन की ओर आना पड़ेगा। बिल्कुल। और कथा वाचन का ये मतलब नहीं कि मैं बड़बड़ करके कथा सुनाऊं, लेकिन किस तरह मैं महात्मा गांधी की कथा कहूं ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि महात्मा गांधी
1915 में 9 जनवरी को भारत लौट के आए दक्षिण अफ्रीका से, महात्मा बन के आए, एक फेल्ड लॉयर बन के गए थे और एक महात्मा बन के वापस आए। तो जब वो आए तो उनको स्वागत करने के लिए बहुत लोग खड़े हुए थे उस दिन बम्बई में, सुबह सुबह 6 बजे के वक्त। उन्हीं में से उनके पॉलिटिकल गुरु गोखले साहब भी थे। और गोखले साहब ने महात्मा जी के साथ जब उनकी बग्घी में बैठ के चले, आपने वो तस्वीर देखी होगी जहाँ महात्मा गांधी जी ने वो गुजराती ट्यूनिक पहनी हुई है पोरबंदर की, और नीचे धोती पहनी हुई है, और बा बगल में सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई हैं, शादीशुदा औरत होते हुए भी, और बगल में गोखले साहब हैं। तो गोखले साहब ने कहा तुमको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, तुम्हें बहुत लोग लेने आए हैं, आज हज़ारों लोग आए हैं। कहा हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन देखो तुम दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते थे, वहाँ बोलते थे, तुमने बहुत अच्छी नेतागिरी वहाँ कर ली। भारत के बारे में तुमको कख पता नहीं, तुमने भारत देखा नहीं। तुम एक बार हाई स्कूल का इम्तिहान देने के लिए गए थे अहमदाबाद, और बम्बई तब आए थे जब तुम जा रहे थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए और दोबारा दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए। तो तुमने हिंदुस्तान तो देखा ही नहीं है। एक बार तुम बनारस आए थे 1903 में, जब दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे, जब तुम्हारा झगड़ा हो गया था काशी विश्वनाथ के पंडों से। तो तुमने भारत देखा नहीं है, भारत के बारे में कुछ बोलना मत। तो उसने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस्ताद, अब मैं भारत को कैसे देखूं, कैसे जानूं। तो उन्होंने कहा 3rd क्लास के डब्बे में बैठो और 3 साल तक ट्रेन में बैठ के बाहर घूमो, तब तुम जानोगे। और महात्मा गांधी जी ने वो उनकी बात मानी और 2.5 साल तक घूमते रहे, जब तक कि चंपारण नहीं घट गया बीच में। बिल्कुल जी जी। तो अब जिस समय हम ये कथा सुनाएंगे आपको, तो वहाँ पे एक रेल का डब्बा उसी तरह का खड़ा है जैसा कि गांधी जी के समय था। आप उस रेल के डब्बे में जाके बैठ गए और उस रेल के डब्बे ने चलना शुरू किया, फिजिकली नहीं, लेकिन रेल जब चलती है तो फिजिकली से ज़्यादा हमको विजुअली दिखाई देता है कि रेल विजुअली दिखाई विजुअली देता है, रेल जी। चली, पेड़ बदले, लोग बदले, पत्थर बदले, आर्किटेक्चर बदला। और गांधी जी की पहली यात्रा आप उस ट्रेन में बैठ के करेंगे पूना से लेकर के और शांति निकेतन, जहां वो मिलने गए थे गुरुदेव से। अब गुरुदेव और उनके बीच में क्या घटा जिससे महात्मा गांधी ने बहुत कुछ सीखा, ये आप देखेंगे एक छोटी सी स्क्रीन पे 3-4 मिनट में। वहां से फिर ट्रेन चली, अब बोलपुर से ट्रेन चली बंगाल से, और वो जा करके रुकती है मद्रास में, जहां मद्रास महाजन सभा में कोई एक घटना हुई थी जिसने महात्मा गांधी को बहुत कुछ सिखाया था। वो घटना आप देखेंगे। फिर मद्रास से ट्रेन चली, बनारस आके रुकी। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के इनॉग्रेशन में महात्मा गांधी गए थे, और इनॉग्रेशन करने के लिए वाइसरॉय साहब को बुलाया गया था, और दुनिया भर के राजा महाराजे वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ महात्मा गांधी जी के साथ क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने क्या बोला, जिसको सुन के एनी बेसेंट जो उन दिनों कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, उनको महात्मा गांधी का हाथ पकड़ के बैठा देना पड़ा कि चुप हो जाओ, बैठ जाओ, क्या बात कर रहे हो तुम। वहाँ पे महात्मा गांधी जी क्रिटिसाइज कर रहे थे उन राजों महाराजाओं को, और कह रहे थे जितने जेवर तुम लोग पहन के आए हो, इतने तो मैंने पेरिस के ज्वेलरी की दुकानों में नहीं देखे थे। और ये क्या नमूना बन के तुम लोग घूम रहे हो आज के, जहाँ आधा हिंदुस्तानी नंगे घूम रहा है और तुम लोग ये जेवरात पहन के घूम रहे हो। तो एनी बेसेंट को चुप करना पड़ा कि यार इन्हीं लोगों ने पैसे दिए हैं BHU बनाने के लिए, थोड़ी देर चुप रहो, इनसे बाद में निपटेंगे। तो क्या हुआ, क्या संदेश दिया, क्या सीखा महात्मा गांधी? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये आपने एक अनुभव परक तरह से बहुत सीखा। जबरदस्त बात है सर, एक एक्सपीरियंशियल तरह से सीखा आपने, ना इसके कि हम एक ऑब्जेक्ट दिखा दें, जी। एक ऑब्जेक्ट दिखा दें और ऑब्जेक्ट दिखा के बात करें और बात खत्म हो गई आपकी। आपकी बात तो इस तरह सुनकर से बिल्कुल एक अनुभव परक, एक कहानी कहते हुए एक म्यूजियम को बनाना। जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ उस विक्रमादित्य की गाथा अगर उसी म्यूजियम में गूंजेगी गौरवशाली तरीके से, जो बेताल को अपनी पीठ पर लाद कर चलता था और बेताल की हर पेचीदा कहानी का सल्यूशन चुटकी में सुझाता था, और उस रात में जहाँ चारों तरफ से प्रेत और भयानक दुर्दांत ब्रह्म राक्षसों की आवाज़ें आती थीं, और उसमें वो निर्भीक होकर अपनी तलवार के सहारे फिर वेताल, पेड़ पर लटके हुए वेताल को उतारता था। तो उज्जैनी के उस वैभव, महाकाल की नगरी की महाकाल से इस जुड़ाव को अगर तिवारी जी के शब्दों में हम सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। कभी ऐसा मौका लगा सर, आपसे बात करने का बहुत मन है, लेकिन वक्त की मर्यादा है। कंक्लूड करूंगा आपसे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश बस पे एक दम छोटी सी निकले। बात करना चाहूंगा सर। जी बोलिए सर, आप पहले बोल लीजिए फिर मैं सवाल करता हूँ। जी बोलिए सर, बोलिए। बहुत निकले मेरे अरमान। जी मैंने कहा था छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा कि आपने काशी का नाम लिया, काशी कॉरिडोर का नाम लिया, तो बनारस में बिल्कुल काशी कॉरिडोर से लगी हुई जो दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पे एक बहुत पुरानी हवेली है। सन 1600 में उसको राजा मानसिंह ने बनाया था, जब वो अकबर साहब के साथ वहाँ आए थे बनारस में। उसी में मैंने एक म्यूजियम बनाया जिसका नाम है रस रस बनारस, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है 1919 में।
2019 में, और वो बनारस के पूरा म्यूजियम है। अब बनारस भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इकट्ठा करके एक जगह दिखा दो। क्या क्या दिखाओगे बनारस में? क्या क्या तो देखा? बनारस की कहानी कैसे कहनी है एक छोटी सी जगह पे, छोटे से समय में, छोटे से स्थान पे। तो रस बनारस नाम का म्यूजियम है, अगर आप कभी बनारस जाएं तो वो भी ज़रूर देखिएगा। मैं तो इस व्यक्ति नाम नहीं, शहर पे भी मैंने एक म्यूजियम बनाया है, नाम में ही डूब आंदोलनों गया। पे मैंने म्यूजियम बनाए हैं। जी जी जी, और मैं तो नाम में ही डूब गया और सर। आपके भोपाल में तो कुछ बड़े सुंदर म्यूजियम है, खास करके जो ट्राइबल म्यूजियम है। ट्राइबल म्यूजियम है, जी 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 जी। और ट्राइबल म्यूजियम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना सुंदर म्यूजियम हिंदुस्तान में बहुत कम है, बहुत कम, जितना कि बहुत आपके कम। भोपाल शहर का ट्राइबल म्यूजियम है। भोपाल से आपकी बड़ी खूबसूरत यादें हैं, तो भोपाल अगर कंक्लूड नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। बाबा कारंत एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन वही जो बात है कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सजा पाई। कुछ चीज़ें ऐसी जहन में अटक जाती हैं कि उसके बाद आपके क्रिएशन को वो लोग जो नहीं समझते हैं वो उसी में अटक जाते हैं। बहरहाल उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन भोपाल आपकी मेमोरी में कैसा है, और इस शहर के लिए आप क्या कुछ कभी सोचते हैं? म्यूज़ियम तो ईश्वर करे कि आप करें ही, कैसे इस शहर को अपनी मेमोरी में याद करते हैं? क्योंकि एनएसडी से कहीं कम नहीं था भोपाल का भारत भवन किसी समय। जी तिवारी साहब जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि सन 82 से ही मुझे वहाँ से जुड़ने का मौका मिला, जब से भारत भवन का उद्घाटन हुआ, और जिसको करने के लिए थिएटर वालों में इंग्लैंड से एक बहुत बड़े निर्देशक पीटर ब्रुक को बुलाया गया था थिएटर विभाग के इनॉग्रेशन के लिए। तभी से जुड़ने का मुझे मौका मिला। और उसके बाद में मैं, जब तक बीवी कारंत जी वहाँ रहे, मैं वहाँ लगातार आके काम करता रहा। ख़ास करके मैं प्रोफेसर फ्रिट्ज बेनेविट्स के साथ आता था, जो जर्मनी के बहुत बड़े निर्देशक थे। उनके लिए आकर के मैं अनुवाद करता था सारे नाटकों के, और उनके साथ मैं सहयोगी निर्देशक, सह निर्देशक हुआ करता था उनका, और बाद में को डायरेक्टर हुआ करता था। तो ये सारे सालों में ये वो साल थे जब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भोपाल के रंगमंडल ने और भोपाल के बाकी भारत भवन के अलग अलग, चाहे वो कविता का उनका केंद्र हो, चाहे वो उनका कला का केंद्र हो जो स्वामीनाथन जी चलाते थे, ये सारे केंद्रों ने जिस उरूज को देखा था, वैसा कला केंद्र भारत में दूसरा तो नहीं बना है, कहीं भी नहीं बना है और कभी नहीं बना है। जी, एनएसडी ने ड्रामा बहुत अच्छा किया है, लेकिन जहाँ ड्रामा भी हो रहा हो, पेंटिंग भी हो रहा हो, म्यूजिक भी हो रहा हो, पोइट्री भी हो रही है, सब कुछ एक साथ हो रहा है वागर्थ में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हों, और इसके लिए अशोक वाजपेयी जी का बड़ा भारी अभिदान था, इसके लिए उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा अभिदान था, इसके लिए अर्जुन सिंह जी का बहुत बड़ा अभिदान था। उन सब नामों को याद किया जाना चाहिए। आज भले सरकारें बदल गई हों तो क्या हुआ, इतिहास इतिहास है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, इतिहास मैं इतिहास है। प्रणाम करता हूं कि मुझे मौका मिला, और इसलिए कारंत जी के जाने तक और उसके बाद के कई वर्षों तक मैं लगातार जुड़ा रहा उससे। और बाद में जब भोपाल में ड्रामा स्कूल बना तो उसको जो स्थापित करने वाली कमेटी थी, मैं उसका सदस्य था, और इस तरह भोपाल में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय बनाने वालों में भी मैं शामिल था। और वहाँ पे भी लगातार मेरा काफ़ी 6, 7, 8 साल तक जाना होता रहा, जब तक कि उसके प्रथम निदेशक संजय उपाध्याय साहब थे जी। और उसके बाद में शूटिंग्स के लिए अब तो भोपाल बहुत ज़्यादा बहुत मकबूल जगह है। कम से कम 4-5 चीज़ें मैं भोपाल में शूट कर चुका हूँ। तो भोपाल मेरा लगभग सन 82 से अब तक हर वक्त आना रहता है, और भोपाल हमेशा से एक बहुत ही खूबसूरत शहर रहा है। जी हाँ, जी हाँ। और आपने लखनऊ की नफासत की बात की, आपने लखनऊ की तहजीब की, तमद्दुन की, तकल्लुफ़ की बात की, वो हमारी ज़बान में ज़रूर शायद भोपाल से थोड़ा बेहतर है। लेकिन जहाँ तक शहर की फ़िज़िकल ब्यूटी का सवाल है, जी हाँ, वो भोपाल में जितनी खूबसूरती है, भोपाल की जो ऊंची नीची सड़कों पे जो सैन फ्रांसिस्को का जो मज़ा है, वही मज़ा है सर। मैं बड़ी बिल्डिंग सी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन ऊंची नीची सड़कों का वो जो मज़ा है, उन पहाड़ी सड़कों पे चढ़ने का और उतरने का जी, और वो मज़ा अपने आप में, जिस तरह की सफाई भोपाल में रहती है, वो बड़ा मुश्किल है। इस तरह की सफाई उस तरह की बहुत से उत्तर भारत के शहरों में नहीं है। बहुत शुक्रिया करूँगा लगी है अतुल जी। अब तो मध्य प्रदेश में होड़ लगी कि इंदौर ज़्यादा साफ़ है, कि उज्जैन ज़्यादा साफ़ है, कि लेकिन भोपाल इतना खूबसूरत शहर है कि सचमुच वहाँ अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर आपको लखनऊ के अलावा कहीं और रहना हो, बम्बई तो मजबूरी है क्योंकि ज़रिया माश वहाँ है, क्योंकि रोजी रोटी वहाँ है। चलिए सर, अब वक्त लेकिन की अगर कोई बंदिश कहे कि आप कहाँ के शहर में रहना पसंद करेंगे तो शायद मैं भोपाल का नाम लूँगा। बहुत शुक्रिया करूँगा अतुल जी। एक रवानी है आपके कहने में, एक बहुत फ्लो बहुत है, बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत फ्लो है आपके कहने में, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लखनऊ की ज़ुबान में नफासत है, तो भोपाल के दिल में नफासत है। ज़ुबान बड़ी साफ़ सुथरी है,
लेकिन बड़ी आप कह सकते हैं कि बहुत दिल से बोलते हैं यहाँ के लोग कि अरे खान तुम तो आए दिल में उतर गए, बस तुम्हारी ज़ुबान में जो कशिश है वो तो कुछ अलग अंदाज की है। ये मिजाज है भोपालियत का, लेकिन भोपालियत भोपालियत है। और आपकी संगत में देखिए मैं भी थोड़ा एक्टिंग में हाथ साफ करने लगा। बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आपकी तालीम और तरबियत का ये जो सफ़र है ये इसी तरह जारी रहे। एक्टिंग, स्क्रिप्टिंग और म्यूज़ियम बनाते रहें। और भोपाल में राजा भोज, उज्जैन में विक्रमादित्य और नवाबी तहज़ीब पर कुछ आपसे हम भोपाल के बारे में सुनेंगे कभी। इसके लिए मैं विश करता हूँ। बहुत शुक्रिया अतुल जी, बहुत मज़ा आया। तो ये थे नामचीन एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर